दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात। राजस्थान के साथ जल समझौते को लेकर हुई बात। हरियाणा में आईडीएफसी बैंक घोटाले मामले में एक और गिरफ्तारी। आईएएस पंकज अग्रवाल को किया गया गिरफ्तार। कोर्ट ने सीबीआई को दिया 2 दिन का रिमांड। हिमाचल में सरकार और एचआरटीसी कर्मचारी आमने सामने। कर्मचारियों ने किया कल से हड़ताल का ऐलान। सरकार ने एस्मा लगाने की दी चेतावनी। नोटिफिकेशन जारी। हिमाचल में बनी 43 दवाओं के सैंपल फेल। सीडीएससीओ की जांच में गुणवत्ता में मिली कमी। अब होगी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हाजिर हूं लेकर हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान और हरियाणा के बीच हुए एक अहम समझौते के साथ। यह समझौता है यमुना के सरप्लस पानी को लेकर। दिल्ली में आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहे। बैठक में हरियाणा और राजस्थान के बीच 3 दशक से अटके 1994 के यमुना जल समझौते पर सहमति बनी। साथ ही अब जल्द ही एमओयू भी साइन होगा। इस समझौते के तहत हरियाणा के हथीनी कुंड बैराज से राजस्थान के हसियावास तक पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होगा। बताया जा रहा है कि ये पाइपलाइन 250 किलोमीटर से ज्यादा लंबी होगी, जो राजस्थान के कई इलाकों को पानी की कमी से निजात दिलाएगी। वहीं इससे हरियाणा के सीमावर्ती जिलों को भी फायदा मिलेगा। आज दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री दोनों ने जो हरियाणा से पानी जो सरप्लस वाटर जो 94 में उनका जो एमओयू हुआ था, आज उसका नया एमओए करके उसका पानी का जो उनका अधिकार है, जितना पानी वो तय हुआ है उतना ही पानी के लिए पाइपलाइन से पानी राजस्थान तक ले जाने के लिए वो दोनों में सम्मति बनी है। आने वाले बनने तक वो एमओए का ड्राफ्ट बनेगा। आज दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। तो बुलेटिन में अब बात करेंगे हरियाणा में हुए 661 करोड़ रुपए के चर्चित बैंक घोटाले की। इसी साल फरवरी के महीने में घोटाला सामने आया था और इसको लेकर अब सीबीआई लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इसी बीच सीबीआई ने अब सीनियर आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। आज पंकज अग्रवाल को सीबीआई ने पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। पंकज अग्रवाल अभी आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में प्रधान सचिव हैं और इसके साथ ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। वहीं सीबीआई ने बताया कि जिस समय घोटाला हुआ उस समय पंकज अग्रवाल शिक्षा विभाग और कृषि विभाग में प्रधान सचिव थे। इसी दौरान चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नियमों के खिलाफ खाते खोले गए। बाद में इन खातों में तय सीमा से ज्यादा सरकारी पैसा ट्रांसफर किया गया। इन खातों के जरिए फर्जी लेन देन कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया, जिससे सरकार को 60 करोड़ 54 लाख रुपए का नुकसान हुआ। जांच के दौरान पंकज अग्रवाल के खिलाफ अहम सबूत मिले। वहीं अब सीबीआई की ओर से पंकज अग्रवाल से पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि और भी कई अधिकारियों के नाम सामने आए। हालांकि इससे पहले सीबीआई एक और आईएएस अधिकारी आरके सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है और अब ये दूसरे सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और मामला अपने आप में ही गंभीर है। तो वहीं पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए आपको वहां लेकर चलते हैं। उन्होंने समर्थकों को सामने खड़ाया गया और दूजे पासे जेडे चंद दिन पहला भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए सी उन्होंने कुर्सियां बख्शियां गई। सो बहुत बड़ा वितकरा जेड़ा मैं समझदा सामने आया गया। सो इत्थों पता लगता कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਆ, ਐਂਟੀ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਸੋ ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰਜਵਾੜਾ ਸਾਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 34% ਬਸੋਂ ਨੂੰ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੀਪੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲਿਤ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਊਗੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਭੇਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਝਲਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਚ ਰਹੀ ਆ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਸਰ ਅੱਜ ਕਰਮ ਅਰੋੜਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ तो पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਰਹੀ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾ ਪੈਦਾ ਬੀਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। देखिए, जो लोग झूठ बोलते हैं, जिनके दिमाग में झूठ बस गया है, मैं उनके जो वो बोलते हैं उनके खिलाफ कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਲੇ, ਜਦੋਂ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। थैंक यू। तो पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जिन्होंने बीजेपी पर यहां पर गंभीर इल्जाम लगाए, दोहरा चेहरा दिखाने के इल्जाम लगाए हैं बीजेपी पर और कहा कि पंजाब के लोगों के सामने अब बीजेपी का असली चेहरा सामने आएगा। पंजाब के
लोगों को बीजेपी की असलियत पता चलेगी और लोग बीजेपी को माफ नहीं करेंगे। इसके साथ ही हरपाल चीमा ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी जो है वो दलित समाज के साथ भेदभाव करती है और नफरत फैलाती है। और हरियाणा हिमाचल प्राइम में अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां हिमाचल में सरकार और एचआरटीसी कर्मचारी आमने सामने आ चुके हैं। एचआरटीसी कर्मचारियों ने कल से हड़ताल का ऐलान किया है। सरकार ने वहीं कर्मचारियों को एस्मा लगाने की चेतावनी दे दी है। कर्मचारी हड़ताल पर गए तो एस्मा सरकार लगाएगी। 6 महीने के लिए ये एस्मा लगाया जाएगा। सरकार के साथ यूनियन की सहमति नहीं बनी, जिसके बाद इस तरह का फैसला सरकार की तरफ से जारी लिया गया है और इसके आदेश निर्देश भी हैं जारी कर दी गए हैं। तो ये सारा जो विरोध चल रहा है एचआरटीसी और सरकार के बीच, दरअसल वेतन के भुगतान को लेकर भी ये विरोध चल रहा है, क्योंकि जो एचआरटीसी के कर्मचारी हैं उनको कहना है कि वेतन समय पर नहीं मिल रहा है और इसी को लेकर विरोध किया जा रहा था। हड़ताल का ऐलान किया गया था, लेकिन सहमति नहीं बनती है सरकार और एचआरटीसी यूनियन के जो कर्मचारी हैं उनके बीच, और सरकार इसके बाद एस्मा लागू करने की चेतावनी दे देती है और 6 महीने के लिए एस्मा लगाया जाएगा, ऐसा भी सरकार का कहना है, ताकि जिस तरह से एचआरटीसी कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया था, इससे लोगों को परेशानी हो सकती थी, क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो एचआरटीसी ही संभालती है। हिमाचल रोडवेज की बसेज ही चलती हैं और जब हड़ताल पे ये बसेज रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे, बसेज नहीं पहुंचेंगी आपके गांव तक, आपके शहर तक, तो लोगों को इससे परेशानी जो है वो हो सकती थी, बढ़ सकती थी लोगों की परेशानी जो है। इसी को देखते हुए सरकार ने एस्मा लगाने का ऐलान किया है, फैसला लिया है और कहा है कि अगर कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो एस्मा लगाया जाएगा 6 महीने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि माननीय डिप्टी सीएम साहब ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन आज सुबह जब हम सेक्रेटरीट पहुंचे तो हमें फिर फोन आया कि आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ मीटिंग करनी है, आपकी मीटिंग उनके साथ कैंसिल होगी। बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, कर्मचारियों में बहुत वो था कि आज बात होगी, डिप्टी सीएम साहब से बात होगी, लेकिन कर्मचारियों को इन्होंने जो धोखा दिया है, डिप्टी सीएम साहब को सीधा सीधा मैं बोल देना चाहता हूं कि जो इन्होंने मीटिंग उन्होंने कैंसिल की है, निगम के कर्मचारियों का हौसला टूटा है। तो वहीं हिमाचल की 43 दवाओं के सैंपल फेल हो चुके हैं। 5 महीने में अब तक 264 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। CDSCO की जांच में ये गुणवत्ता में कमी पाई गई दवाओं की मामले में अब दवा कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। गंभीर ये मामला है, जो आप दवाएं खा रहे हैं उनके सैंपल फेल हो गए हैं और हिमाचल की 43 दवाएं जो हैं वो सैंपल फेल हो जाते हैं, जिससे फार्मा उद्योग पर भी सवाल उठते हैं कि किस तरह की दवाएं बनाई जा रही हैं, किस तरह की दवाइयां हैं। ये जो सैंपल जो हैं उनके वो मानकों पर खरे नहीं उतर रहे। बद्दी, सोलन, ऊना और सिरमौर की कई कंपनियां अब जांच के घेरे में हैं और इसके साथ ही दवा नियंत्रक ने कार्रवाई करने के और जो स्टॉक इन दवाओं का चला गया है, मेडिकल स्टोर में पहुंच चुका है, आगे चला गया है, उसको वापस मंगवाने के भी निर्देश जारी किए हैं। हमारे यहाँ पे बड़े से बड़े उद्योग और छोटे उद्योग सब कार्यरत हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी है कि सैंपल फेलियर के ऊपर हम उसमें कमी लाएं और हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ पे भी इस तरह की जो डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं उन पे हमारा विभाग जो है समय समय पर कार्रवाई करता रहा है, आगे भी करेगा। और प्रेजेंटली जो नंबर है सैंपल्स का फेलियर का, वो मुझे लगता है कि हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स पैन इंडिया सैम्पलिंग लेते हैं और उसका पर्पस यही रहता है कि हम उन पर्टिकुलर सैंपल्स को फाइंड आउट कर पाएँ कि जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी हैं, ताकि पब्लिक डोमेन में उसका डाटा रहे और पब्लिक अवेयर रहे कि उन दवाइयों का उपयोग उस दौरान ना किया जाए। बुलेटिन में अब एक बार फिर से जिक्र करेंगे हरियाणा का। हरियाणा के हांसी में भाखड़ा के पानी को लेकर
फिर से विवाद हुआ और पुलिस और ग्रामीण आमने सामने आ गए। चनौत में टी कनेक्शन हटाने पहुंचे प्रशासन का ये विरोध किया गया। टी पॉइंट हटाने से भड़के लोग और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जोरदार झड़प हो गई, पत्थरबाजी होती है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज भी किया। पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मियों समेत 5 लोग घायल हुए हैं। वहीं इस पूरे विवाद को लेकर हांसी उपायुक्त राहुल नरवाल ने कहा कि भाखड़ा नहर से हांसी शहर के लिए बिछाई जा रही मुख्य पेयजल पाइपलाइन में टी लाइन कनेक्शन किया गया है। ये पूरी तरह से अवैध था, जिसे जिला प्रशासन ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करते हुए हटा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर की जलापूर्ति के लिए बनाई जा रही पाइपलाइन से किसी भी प्रकार का अवैध कनेक्शन कानून का उल्लंघन है और भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि भाखड़ा का पानी बरवाला के राजली हेड से हांसी शहर तक पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये काम सरकार की अमृत योजना के तहत किया जा रहा है, जिसका मकसद हांसी शहर में पीने के पानी की कमी को दूर करना है। लगभग 30 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण कार्य अभी राजली से चनौट गांव तक पहुंच गया है। पाइपलाइन को आगे हांसी तक ले जाने के लिए इसे चनौट गांव से होकर गुजरना होगा। ग्रामीणों की मांग है कि उनके गांव को भी इस पाइपलाइन से पीने के पानी का कनेक्शन दिया जाए। उसमें जिला प्रशासन गया और उस इलीगल टी कनेक्शन को कट करके लेके आ चुका है और ना ही किसी ग्रामीण की कोई इंजरी रिपोर्टेड है, ना ही ऐसी कोई बात रिपोर्टेड है। हमने प्रॉपर तरीके से सारे प्रोटोकॉल फॉलो करे, जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए होता है। हमने डेफिनेटली अपील करी, प्रॉपर तरीके से अपील करी कि प्रशासन को अपना काम करने दिया जाए। गांव वालों ने भी हमारा थोड़ा बहुत सहयोग किया। गांव वालों उधर गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां 10 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई। दिल्ली से मासूम को किडनैप किया गया और फिर गुरुग्राम में मासूम के साथ रेप किया जाता है। उसके बाद हत्या करके लाश दिल्ली के महरौली में फेंक दी जाती है। टैक्सी ड्राइवर ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। गुरुग्राम से ये बेहद दर्दनाक और गंभीर खबर सामने आई है। बेहद दिल दहला देने वाली एक खबर है, जहां पर एक 10 साल की मासूम को एक टैक्सी ड्राइवर किडनैप कर लेता है, उसके साथ रेप करता है और फिर लाश को हत्या करके लाश को महरौली में फेंक देता है। 10 साल की मासूम, आप सोच सकते हैं कितना गंभीर ये मामला है। उधर बीते कल लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में आग लगी थी और इस अग्निकांड में सोनीपत के एक युवक की जलकर मौत हो गई। युवक भविष्य की मौत से पूरे परिवार में मातम है। युवक का नाम भविष्य था, जिसकी इस हादसे में मौत होती है और 10 दिन पहले ही एनिमेशन संस्थान में नौकरी ज्वाइन की थी। मौत से पहले मां को वीडियो कॉल भी किया था। मां को वीडियो कॉल करा और कहा कि मैं नहीं बच पाऊंगा। सोचिए कितना ये गंभीर विषय है, हादसा है और कितनी दर्दनाक ये तस्वीर होगी जब एक बेटा अपनी माँ को फोन करके कहता है, वीडियो कॉल करके कहता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा। और हर चीज में फर्स्ट, हर चीज में आज तक किसी भी चीज में फेल नहीं हुआ। वो दिया बुझ गया भैया, घर का कुछ भी नहीं है। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? कम से कम बेटी को एक बेटी है या पापा को या बेटी को घर में एक जॉब तो जरूर होनी चाहिए, जिसके सारे आगे जिंदगी कट जाएंगी बुढ़ापे की। भविष्य से छोटी बहन उसकी एक। हाँ, 2 भाई बहन थे ये। और हर चीज में फर्स्ट, हर चीज में आज तक किसी भी चीज में फेल नहीं हुआ। वो दिया बुझ गया भैया, घर का कुछ भी नहीं है। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? कम से कम बेटी को एक बेटी है या पापा को या बेटी को घर में एक जॉब तो जरूर होनी चाहिए, जिसके सारे आगे जिंदगी कट जाएंगी बुढ़ापे की। भविष्य से छोटी बहन उसकी एक। हाँ, 2 भाई बहन थे ये। भविष्य की आखिरी बार जी उसकी माता जी के साथ बात हुई।
और बस वो इतना कहते जी होपलेस हो गया, थोड़ा सा घबरा, धुआं भर गया कमरे में, वो फोन कट गया, गिर गया उसके बाद वो बेहोश हो गया जी। कब गया था भविष्य वहाँ पे कोचिंग के लिए? वहाँ पे 10 तारीख को ज्वाइनिंग थी जी इसकी, 10 जून को जी। अच्छा। हाँ जी, यही कहना चाहेंगे जी, एक तो गरीब परिवार है, थोड़ी इनकी मदद करी जाए, और दूसरी बात और किसी माँ के साथ, पिता के साथ ऐसी दिक्कत ना हो, थोड़ा सख्त कानून बनाए जाएंगे। जितने भी हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट आने जाने का रास्ता सही हो, फायर के सारे वो जो भी मतलब नियम बनाए हुए हैं वो सारे फॉलो करने चाहिए। भविष्य 10 जून को यहाँ से गया था और मेरा दूसरा पोता जो भाई का लड़का उसका वो उसको गाड़ी में बिठा रहा था, उसने बड़ी मतलब इस हिम्मत से वो करेगा लगा जी आप आराम से। मेरे लिए ये शब्द कहे नहीं जाते क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी हुई है। अब सरकार से तो हम ये गुजारिश करते हैं, वो एक लड़की बची हुई है उसके पास, अगर सरकार उसको सरकारी नौकरी दे दे तो हम उसके आभारी रहें।